रोही की काविशें रंग ले आई। पंजाब सरकार ने नादराबाद फ्लाईओवर पर फेज 2 बनाने की मंजूरी दे दी। 50 करोड़ रुपए की लागत से नादराबाद फेज 2 की तकमील होगी। मुल्तानियों को अब आसान सफरी सहूलियात मैसर होंगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे मेहर इमरान से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के नादराबाद फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और ये मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए तो फ्लाईओवर है जो कि यहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था। मुजफ्फरगढ़ इवन के कराची से भी आने वाले, मुजफ्फराबाद से आने वाले लोग इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके कैंट के एरिया की तरफ जाया करते थे। यहाँ पे शहरियों को काफ़ी मसाइल थे। फेज़ 1 3 अरब और 40 करोड़ रुपए का मुकम्मल हुआ, जबकि 2 रोया रोड ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात थे, हादसात थे। रोही ने बार बार इस इशू को उजागर किया और पंजाब हुकूमत की जानिब से फेज़ 2 के लिए 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। यहाँ मौजूद लोगों से, यहाँ के मकीनों से जानते हैं फेज़ 2 की मंजूरी कितनी ज़रूरी थी और क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रोही चैनल के हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार बार इस मसले को उजागर किया। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, 2 रुखा रोड नहीं था, फ्लाईओवर मंजूर हुआ है। पंजाब हुकूमत के भी हम शुक्रगुजार हैं। 50 करोड़ की ग्रांट मंजूर हुई है। इंशाल्लाह अब ये फ्लाईओवर कामयाब हो जाएगा। जी बिल्कुल, 8 महीने में फेज़ 2 की मंजूरी होगी, फेज़ 2 पूरा होगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कितनी मुश्किलात थी जब ये नहीं बना हुआ था? मुश्किलात बहुत है, यहाँ पे परेशानी बहुत है। एक्सीडेंट हो जाए है, पुल के ऊपर 2-3 हो चुके हैं। मेहरबानी हुकूमत की, इसको बिल्कुल साफ सुथरा करे। इसको रोहित जाने की बहुत मेहरबानी। बाकायदा तौर पर मंजूरी करने के बाद कमिश्नर मुल्तान ने विजिट किया। यहाँ का SDO गुलाम नबी भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने जल्द इस रोड को दोबारा शुरू करने का जो है वादा किया है और इस हवाले से काम शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि फेज़ 1 बनने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, हादसात भी सामने आए। फेज़ 2 को जल्द मुकम्मल करने के हवाले से भी सजा मुतालबा सामने आया है। जी इमरान, शुक्रिया आपका। मुल्तान की खस्ताहाल सड़कें मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। मखदूम रशीद रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड़े पड़ने से इलाका मकीन और राहगीर परेशान हैं। मजीद जानेंगे ऑन अब्बास से। ऑन बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मखदूम रशीद रोड पर मौजूद हैं। रोड जो है तकरीबन 2.5-3 साल से जो है टूट फूट का शिकार है। तमाम सूरत हाल में इलाका मकीन मौजूद हैं। कितनी परेशानी है रोड टूटे होने की वजह से और क्या यहाँ पर जो है सियासतदान कर रहे हैं? भाईजान, परेशानी इतनी है कि सियासतदान तो सिर्फ बताते हैं वोटों के लिए, वोटों के बाद कहते हैं जी, वोट से पहले कहते हैं हम ये कर देंगे, सुनहरी सब्ज बाग दिखाते हैं, सुनहरी हर चीज दिखाते हैं, बाद में इस रोड पर आते ही नहीं है। जंपों की वजह से आवाम तो गरीब आपके सामने सब जलील हो रहे हैं और खुद इस रोड पे नहीं आते। जिस दिन वोट होता है तो तकरीबन 5 साल से मरा बाप होता है ना, उसके फातिहा पढ़ने के लिए आ जाते हैं ताकि वोट हमें मिले। में मजीद भी ताजिर आजाद मौजूद हैं। कारोबार कितना मुतासिर हुआ, रोड से गुजरना कितना मुश्किल? कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, इतना मुतासिर हुआ है कि बस काम ठप हो के रह गया है। तो अब गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ, पहले भी कहा है कि खुदा के वास्ते ये रोड बनाए, क्योंकि आवाम से वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, जिससे इन्होंने कहा है वैसा ही काम हो रहा है। तो ये खुदा के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ और मरियम नवाज से कहता हूँ कि इस इलाके का जायजा ले और रोड को बनाए, जल्दी बनाए। तमाम सूरत हाल में जो है कितनी मुश्किलात का सामने और मोटरसाइकिल चलाना भी कितना मुश्किल है? भाई बहुत मुश्किलात है। मेरा अपना गोदाम में, इधर मैं अपना रक्षा भी चलाता हूँ। इधर इतनी मुश्किलात है, कई दफ़ा किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी दफ़ा फाटक बंद होता है, कई दफ़ा ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, 14 नंबर में कपड़ा मार्केट है, गला मंडी है, सारा कुछ है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यानी कि टनों के हिसाब से गाड़ी आती जाती है। सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा करें रोड बनाएं, हमारी मुश्किलात हल करें। जी ऑन, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे डेंगू की। बहावलपुर में डेंगू का खतरा टल न सका। मजीद 2 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटे में 18 मुश्तबा शहरी रिपोर्ट हुए। रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 118 तक पहुंच गई। रवा साल डेंगू के 9 मकामी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 2 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई है। 24 घंटों में 18 मुश्तबा शहरी रिपोर्ट हुए, जबकि रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 118 तक पहुंच गई है। डेंगू की सूरत हाल के हवाले से जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा डेंगू पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? क्या इंतजामिया डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही?
डेंगू की रोकथाम के लिए मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत डेंगू बारे इजलास। महकमा सेहत के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को ब्रीफिंग भी दी है। अपडेट करें आपको, डेंगू की रोकथाम के लिए मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत डेंगू बारे इजलास। महकमा सेहत के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को ब्रीफिंग दी। मुजफ्फरगढ़ के 705 मकामात हसास करार दे दिए गए। इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि अब तक 4 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही आमिर डोगर से। बताइएगा, शहर के कितने मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ? जी बिल्कुल, 705 के करीब मकामात जो हैं मुजफ्फरगढ़ शहर के हसास करार दिए गए हैं और इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल-ऐन मेमन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में ये बताया गया है कि मुजफ्फरगढ़ में डेंगू के तदारुक के लिए टीमें जो वो तश्कील दी गई हैं। 39 महकमे जो है वो इंसदादे डेंगू मुहिम पर जो वो काम कर रहे हैं, जिनके 3300 से जायद वर्कर्स जो है वो इंसदादे डेंगू मुहिम में शरीक हैं। मुजफ्फरगढ़ में 4 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इन चारों अफराद का ताल्लुक जो है वो मुजफ्फरगढ़ से नहीं था और ये दूसरे शहरों से मुजफ्फरगढ़ में आए थे। महकमा सेहत के इस हवाले से ये कहना है कि डेंगू के तदारुक के लिए इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं और इस हवाले से फिलहाल तशवीश की कोई बात नहीं है। जी ठीक है आमिर, अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान 4 माह के लिए वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तैनात कर दिए गए। हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया है। आपको बता रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान 4 माह के लिए वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तैनात कर दिए गए। हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान 4 माह के लिए वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया है। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, शहरी इंतजामिया और हुकूमत पर बरस पड़े। एलपीजी के सरकारी निर्ख 251 रुपए मुकर्रर, मार्केट में एलपीजी 270 से 290 रुपए में फरोख्त की जाने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। बताइएगा हसन। की आमद है और मुल्तान में अगर एलपीजी के हवाले से बात करें तो एलपीजी कीमतें आसमान को छू रही हैं। सरकारी निर्ख जो है वो कम है और जो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है वो 270-275 रुपए के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आपके क्यों रेट इतने ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार किस तरह से चल रहा है, क्या कहना है? रोज़ाना के रोज़ाना प्लांट वाले 200, 250, 300 रेट बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट में भी जाहिर सी बात है जब पीछे से रेट बढ़ेगा तो मार्केट में भी बढ़ेगा। तो उसकी वजह से पहले तो कारोबार नहीं था, लेकिन जब रेट बढ़ते हैं तो उसकी वजह से और कारोबार डाउन हो जाता है। हम इसकी वजह से बहुत परेशान है कि रेट इसका जो है ना एलपीजी का पीछे प्लांट वालों की तरफ से तो कोई एक्शन उठाएं कि जो है ना रेट इतना ना हैवी हो, ना इतना रेट बढ़े, क्योंकि पहले भी गरीब आवाम बहुत परेशान है और इससे ज़्यादा रेट बढ़ा के और ज़्यादा परेशान। रेट पीछे से ही महंगे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है दुकानदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसमें हमें बेचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं और अपना मार्जिन रख के बेचना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए के पीछे प्लांट वालों के ऊपर कार्रवाई करें ताकि। हसन, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जुर्माने, सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन नाकाम। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गिरा फरोशी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एलपीजी 251 रुपए के बजाय 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी मनमानी कीमतों पर नाकिस क्वालिटी की गैस खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताएगा शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी, पहली बात तो यह है कि इंतजामिया जो है वो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आती है और जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि बहावलपुर शहर में किस तरह से जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जगह जगह पर दुकानें खुली हैं। इवन के मेन जो सड़कें हैं शहर की वहाँ पर भी बाहर सेंटर जो हैं वो दुकानों के नज़र आते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर शहर में एक तरफ तो क्रैकडाउन किया जा रहा है, एक तरफ तो सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ जो है वो भी की जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो भी जुर्माने करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि मजीद ये कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर कारोबार जो है
वो गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में ये भी लोग जो हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ये अपने कारोबार से वाबस्ता है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद जो ग्रां फरोशी है उसकी शिद्दत जो है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर एलपीजी के सरकारी नर्ख की बात करते चलें तो 251 रुपये है और शहर भर में मुख्तलिफ रेट मुकर्रर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जो एलपीजी की क्वालिटी है उसकी बिना पर रेट जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। कहीं शहर में 280 रुपये फरोख्त हो रही है, कहीं 270 रुपये फरोख्त हो रही है। जो 280 फरोख्त कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास एक नंबर क्वालिटी की गैस मौजूद है। बाकी जो इससे सस्ती दे रहे हैं वो कहते हैं जी हमारे पास मिक्स गैस है, इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी गैस लेनी है तो ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन शहरी अगर सरकारी रेट का तकाजा करते भी हैं तो उनको ये कहा जाता है कि हमारे पास गैस सरकारी रेट पर मौजूद नहीं है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे बात कर लेते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी कि किस तरह से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको, क्योंकि जुर्माने भी साथ साथ इंतजामिया कर रही है, क्रैकडाउन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी रेट जो है उस पर गैस फरोख्त होती नजर नहीं आ रही। जी रेट तो सरकारी रेट देखिए 251 रुपये, लेकिन हम दे रहे हैं बड़ी गाड़ी वालों को 260 रुपये। तो कमर्शियल हम किलो 2 किलो हम फरोख्त करते हैं 270 रुपये। जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा उनको बंद किया जाए और जो हमें सरकारी रेट दिया जा रहा है इसके 30,000 रुपये किराया दुकान का, बिजली के बिल हैं, मुलाजिम की तनख्वाहें हैं। अब मुलाजिम खड़ा हुआ 20,000 तनख्वाह उसकी है, 35,000 किराया है, 40,000 बिल आ जाएगा तो हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं। अभी उनके आप ये ना देखें किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं, आप ये देखें उनके अखराजात क्या हैं। अगर आपने रेट कम करवाने हैं तो आप प्लांटों पे जाएं, जो हमें वो रेट देंगे हम उनका अपना प्रॉफिट रख के 8 रुपये 10 रुपये पर किलो है फिर हम फरोख्त कर सकते हैं जी। तो फिर जो जुर्माने किए जाते हैं फिर आप जुर्माने भी वसूल करते हैं, अदा करते हैं 10,000 15,000 रुपये, तो फिर जुर्मानों पे भी आप आवाज़ उठाते हैं, फिर जुर्मानों पे आवाज़ ना उठाया करें ना आप। जी देखें हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने लाखों रुपए लगाए हुए अपने कारोबार के ऊपर, लेकिन हम आते हैं मैडम आती हैं मजिस्ट्रेट आते हैं जुर्माने कर जाते हैं 15,000 20,000 वो हम भर लेते हैं जुर्माने। उनके बावजूद हमें बैठना पड़ता है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा आप जो बड़े बैठे हुए आप उनसे बात कर सकते हैं, जाके बैठे उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिविल डिफेंस की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि उसकी कारकर्दगी को जो है वो दुकानदार कैसे देखते हैं। सिविल डिफेंस पे ये शरीक कहते हैं कि सिविल डिफेंस की भी मिली भगत है, वो भी पैसे वसूल करते हैं और ये कारोबार चलने देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जुर्माने बहुत करते हैं, जुर्माने बहुत हो रहे हैं, बिला झिझक हो रहे हैं जुर्माने जी, बहुत जुर्माने हो रहे हैं। सिविल डिफेंस क्रैकडाउन करती है, दुकानें बंद करती है या पैसे वसूल करती है? नहीं दुकानें बंद करते हैं, दुकानें बंद करते हैं। तो फिर दोबारा कैसे खुलती है? दोबारा फिर वही जुर्माने वगैरह भरने पड़ते हैं तो फिर ही खुलती हैं, ऐसे नहीं खुलती जी। जुर्माने भरने पड़ते हैं, साथ में कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं? जुर्माने भरने पड़ते हैं, चलान होते हैं, चलान भरने पड़ते हैं। कितने चलान होते हैं? 10,000 का चलान होता है, 15,000 का भी होता है। अच्छा ये बताएं, शहरी आपको नहीं कहते कि 250 रुपये सरकारी नर्ख है तो उसके मुताबिक नहीं? ये वो कहते तो हैं, फिर अब क्या करें, हम कैसे दे सकते हैं? कैसे करें? ये कहना है जी दुकानदारों का, मजबूरी है इनका। ये कहना है कि हमारे अखराजात जो हैं वो डबल से ट्रिपल हो गए हैं। जो बड़े इनके रहनुमा है, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको पकड़ा जाए और उनसे जो रेट के मामलात हैं वो तय किए जाएँ, ताकि जो क्रैकडाउन है वो इन पर ना डाला जाए और इनको भारी जुर्माने जो हैं वो ना किए जाएँ। जी जुर्माने ना किए जाएं। ताहिर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त जारी हैं। दुकानदार कहते हैं कि घरेलू सिलेंडर प्लांट से 2800 रुपए का मिलता है। घरेलू सिलेंडर की सरकारी कीमत 2,950 है। दुकान पर घरेलू सिलेंडर 3,000 रुपए का फरोख्त करते हैं। एक घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे इकबाल सादिक। जी इकबाल। गाजी खान इस वक्त हम एक ऐसे दुकान पर मौजूद हैं जहां पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है। सिलेंडर भी यहां पर फरोख्त होते हैं और यहां पर ये जो दुकानदार हैं एलपीजी भी फरोख्त करके दे रहे हैं। कंपनी के सिलेंडर भी मौजूद हैं, घरेलू सिलेंडर और जो नॉर्मल सिलेंडर यहाँ पे आम मार्केट में मौजूद हैं वो भी यहाँ पर गैस के भर के दिए जा रहे हैं। तो दुकानदार से हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी निर्ख हैं वो क्या हैं, यहाँ पर जो गैस है वो किस हिसाब से फरोख्त हो रही है और प्लांट से इनको किस हिसाब से गैस मिलती है। सर बताइएगा क्या निर्ख हैं, सरकारी रेट भी बता दें, प्लांट से आपको क्या हिसाब मिलता है वो भी बता दें, और यहाँ पर जो कस्टमर आप जो लेके जा रहे हैं उसकी क्या कीमतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लांट का रेट सर 28, तकरीबन ट्रैवल चार्जेस होके 2.5, तो हम इधर 3,000 का बेच रहे हैं। कोई बहस करते तो 50-100 छोड़ भी देते हैं। सरकारी कीमत क्या है? 2950। 2950 रुपये। और ये जो आप कीमत बता रहे हैं इसके अंदर कितनी गैस होती है? ये 11.8 किलोग्राम सिलेंडर है जो घरेलू सिलेंडर है? जी डोमेस्टिक सिलेंडर 11 किलो 800 ग्राम। ठीक है, 11 किलो 800 ग्राम का ये सिलेंडर है और इनके मुताबिक जो सरकारी रेट है 2950 रुपये है।
प्लांट से इनको 2800 रुपए के हिसाब से मिल जाते हैं और यहाँ पर ये 3000 रुपए तक फरोख्त करते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि कोई कस्टमर अगर बहस वगैरह करें तो 50 और भी कर देते हैं। तो ये यहाँ पर डीजे खान के अंदर LPG की कीमतें हैं। मियांवाली इंतजामिया स्मोक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। DC के खालिद जावेद गोराया का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम बरकार लाए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, स्मोक के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया स्मोक के खात्मे के लिए और स्मोक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया साहब। आपसे सवाल से हम बात करेंगे। सर, भट्टे के अयाम इन दिनों पीक पे हैं, 56 भट्टे जाते हैं ज़िला में, क्या वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हुए हैं यानी क्या इक़दाम हो रहे हैं स्मोक के हवाले से? सर जी बहुत शुक्रिया। चूँकि अब सर्दी शुरू हो चुकी है तो ये बड़ा अहम मौजू है। तो इस सिलसिले में आज हमने एंटी स्मोक के हवाले से मीटिंग की है, जिसमें महकमा माहौलियात, हमारा सेक्रेटरी RTA, ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमा जात, लोकल गवर्नमेंट ने भी शामिल उसमें हुए हैं। उसमें हमारे तमाम जो भट्टा जात हैं मियांवाली में ज़िगज़ैग पे टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो चुके हैं। अब इशू ये आ रहा है कि उसकी जो बराई है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक कई जगहों पे नहीं हो रही, उसकी इंस्पेक्शन की जा रही है और जिन भट्टों से काला धुआं बरामद हो रहा है उनको खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उनकी बराई को डिमोलिश किया जा रहा है। महकमा माहौलियात और हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न है वो मिल के इन भट्टाजात के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, चूँकि मियांवाली एक ट्रांजिट पॉइंट है, बहुत सी गाड़ियाँ KPK में और बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, तो उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन हो रही है और जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ भी उनको इंपाउंड किया जा रहा है। उनकी विक्स के ज़रिए बाकायदा इंस्पेक्शन कराई जा रही है और जो वायलेशंस हो रही हैं उनको फाइन किया जा रहा है और गाड़ियों को इंपाउंड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी कि महकमा एग्रीकल्चर जो है वो किसानों के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते पे है। अगर फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, खुलेआम आग लगाई जाती है तो उनके खिलाफ। अलीपुर के अरासी रिकॉर्ड सेंटर में मुबैना बोगस इंतकालात करने का इंकशाफ, गैर मुतल्लिका अफराद के जरिए शहरियों से रिश्वत और गैर कानूनी काम कराने का भी इंकशाफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बदउनवानियों का नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बदउनवानियों की मुफस्सिल रिपोर्ट हुकाम को इरसाल कर दी है। आपको बता रहे हैं अलीपुर अरासी रिकॉर्ड सेंटर में मुबैना बोगस इंतकालात करने का इंकशाफ हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बदउनवानियों का नोटिस ले लिया है। गैर मुतल्लिका अफराद की सरकारी मामलात में दखल अंदाजी का भी नोटिस लिया। वज़ीर-ए-आला का तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने बदउनवानियों की मुफस्सिल रिपोर्ट हुकाम को इरसाल कर दी है। शहरियों से रिश्वत लेने वाले अनासिर के खिलाफ मुरासले जारी कर दिए गए। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए अवामी नुमाइंदे कोशा हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज कहते हैं मुल्तान में टैक्स फ्री जोन और IT पार्क की जरूरत है। असम्बली में दोनों मुतालबात रखूंगा। हमें जनूबी पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के साथ जोड़ना है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जुनेद अनवर। आज बिल्कुल मुल्तान से रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज की जानिब से जो है वो मुतालबा किया गया है कि मुल्तान के अंदर भी फैसलाबाद की तरह और बिग सिटीज़ की तरह जो है वो टैक्स फ्री जोन जो है वो बनाया जाए। इस वक्त राना इकबाल सिराज हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। देखिए, हमारे शहर की ज़रूरत है, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हमारा ज़िम्मेदार जो है, हम फसलें उगाते हैं लेकिन बदकिस्मती से इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। हमारे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जिसमें आप वैल्यू एड कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसके हवाले से मेरा ये 100% ये मिशन है कि हम इस पे काम करें। मेरी कल परसों राना कासिम नून साहब से बात हुई, उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने इसके लिए जो बातचीत की और इसके लिए बल्कि उन्होंने इसकी मंजूरी के लिए भी एक अच्छा मतलब एक मनसूबा था, ये उन्होंने इस पे काम किया। फिर मैंने गिलानी साहब से बात की, गिलानी साहब ने भी काम मुझे बताया कि हम इंशाल्लाह इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं जलालपुर पीरवाला में, और मैं भी इंशाल्लाह मेरी अभी इजलास के अंदर भी मेरी ये काविश है कि मैं जाके बात करूं, और मैं हर जहां पर भी मुझे मौका मिलता है कि एग्रीकल्चर टैक्स फ्री जोन यहाँ होना चाहिए। हमारे इस खित्ते की ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हमारे नौजवानों की ज़रूरत है, हमारे किसानों की ज़रूरत है। अब इसके ऊपर सोचना चाहिए। देखिए, ये खित्ता, इस खित्ते में इतनी आबादी है, IT पार्क यहाँ नहीं है। IT के हवाले से हमें अपने बच्चों को जदीद तरह की मतलब हमें सहूलतें देनी चाहिए जिस पे वो बिज़नेस कर सकें, जिस पे वो ऑनलाइन बैठ के
دنیا سے جڑ سکیں. اور اس طرح ایگریکلچر پہ ہے, ایگریکلچر کو اور آئی ٹی کو ہمیں جوڑنا چاہیے, اور میں انشاءاللہ اس پہ میری کاوش ہے کہ میں پورا اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ. بالکل رانا اقبال سراج کا کہنا ہے کہ اسمبلی کے فلور پر بھی آواز اٹھائیں گے اور یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے, خاص طور پر ملتان کے اندر ٹیکس فری زون قائم کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پارک کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 2 مطالبے ہیں یہ وہ اسمبلی فلور تک لے کے جائیں گے. جی جنید, بہت شکریہ آپ کا. رحیم یار خان میں پنجنر ٹریکٹرز کا کسانوں کے لیے ٹریکٹر فری سروس پروگرام. ملت ٹریکٹرز کے تعاون سے کسانوں کے ٹریکٹرز کی مفت سروس کی سہولت. اسسٹنٹ مینیجر آفٹر سیل سروس فاروق مقبول سمیت دیگر افسران شریک. ملت ٹریکٹرز کے ماہرین کے کسانوں کو ٹریکٹر کی سروس بارے آگاہی دی گئی. مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے. عاصم, آگاہ کیجیے گا. ملت ٹریکٹرز کی بات کی جاتی ہے تو کسانوں کی اولین پسند ملت ٹریکٹرز کا میسی فرگوسن ہے. تو ان کا سب سے بڑا ڈیلر رحیم یار خان میں پنجنر ٹریکٹرز ہے. تو پنجنر ٹریکٹرز کی جانب سے ملت کے جو ایکسپرٹ کے ساتھ کسان بھائیوں کے لیے ایک بڑی کمپین لانچ کی گئی تھی کہ ٹریکٹر کی سروس کی جائے, کیونکہ کسان بھائیوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ ٹریکٹر ہے. اگر ٹریکٹر ٹھیک ہوگا تو ان کی فصل کے حوالے سے محنت کرنے میں بھی آسانی ہوگی. سب سے پہلے پنجنر ٹریکٹرز کا بہت مہربانی کی انہوں نے پروگرام ارینج کیا. ملت ٹریکٹر ہر سال اپنا اس طرح کا پروگرام ارینج کرتی ہے. پنجنر کی طرف سے ہمارا جو پروگرام پہلا ہوا خانپور میں ہوا, دوسرا باغ و بہار میں, تیسرا لیاقت صادقآباد میں, آج رحیم یار خان میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو اپنے پروڈکٹ کے متعلق آگاہی دیتے ہیں کہ اس کو کیسے رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی لائف کیسے بڑھانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جینرل پارٹس جس میں ہمارے لوبریکینٹ بھی شامل ہیں, آئلس بھی ہیں, فلٹرس ہیں, اس طرح کی چیزوں کو متعلق ان کو بتا دیں کہ آپ جینرل چیزیں یوز کریں تاکہ آپ کی چیز کی پروڈکٹ کی لائف بڑھ سکے. اور کمپنی کی جو ہے کہ بھی آپ نے ٹریکٹرس کو 1 سال رکھنا ہے تو کمپنی کی ہدایت کے مطابق ان کو ٹریکٹروں کو استعمال کرتے ہوئے, ہدایت کو رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے مینٹین کرنا ہے اور اپنی لائف بڑھانی ہے. سروس نہ کی جائے ٹریکٹرز کی تو نقصان بھی ہوتا ہے. جی سر, کیوں نہیں, نقصان تو ہونا ہے. وہ بالکل ایسے ہے جیسے میں اپنا خیال نہ رکھوں تو ودن ڈیز میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ مشین ہے, ودن ڈیز میں نہیں, ہفتہ 10 دن مہینے کے اندر بیمار ہو کے خراب ہو جائے گی. پھر کسان بھائی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ گھر کی بجائے کر جب فارم پہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بڑی مسئلہ آتا ہے. یہاں پر بڑی کمپین لانچ کی گئی ہے تاکہ کسان آئیں, مفت سروس کرائیں. آج آخری دن ہے پنجنر ٹریکٹرز پر کسانوں کا رش ہے اور باقاعدہ طور پر یہاں پر تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اپنے ٹریکٹر کی حفاظت کی جا سکتی ہے.